नमस्कार साथियों, कस्तूरी देवी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमारी चर्चा चल रही थी काव्य शास्त्र से संबंधित, किससे संबंधित? काव्य शास्त्र से। तो जो BA फाइनल है जिसका सेकंड पेपर था, उसमें एक बुक थी आपके कौन सी, काव्य शास्त्र वाली, उसकी हमारी चर्चा चल रही थी। तो वो करीबन क्या हो गया आपके, कंप्लीट हो गई। यानी जो काव्य शास्त्र वाला टॉपिक था वो पिछली कक्षा में क्या कर लिया हमने, उसका रिवीजन कर लिया और पूरी तरह से क्या कर दिया, उसको समाप्त कर दिया। अब नेक्स्ट जो आपके चलेगा आगे पेपर सेकंड में, तो पेपर सेकंड में अब आगे आपकी कौन सी बुक चलेगी, निबंध वाली। यानी जो निबंध वाली बुक है वो आपके चलेगी। इसमें आपके 9 निबंध है, उनके बारे में हम क्या करेंगे, आज चर्चा करेंगे। तो जो निबंध वाली बुक है उसके बारे में चर्चा करने से पहले हमें क्या मालूम होना चाहिए कि निबंध होते क्या है, यानी निबंधों की परिभाषा क्या है, निबंध होते क्या है, निबंधों का विकास कैसे हुआ, कौन कौन से विकास क्रम से होकर के निबंध गुजरता है। तो निबंधों के बारे में पहले क्या करेंगे, हम सामान्य जानकारी लेंगे। क्या करेंगे, सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। तो निबंध की चर्चा चल रही है हमारे किसकी, निबंधों की। निबंध। तो आज किसके बारे में चर्चा करेंगे, निबंध। अब निबंध के बारे में चर्चा करने से पहले अब निबंध होता क्या है, यानी एक गद्य की विधा है। क्या, एक गद्य की विधा है। कौन है, निबंध। यानी जो गद्य की विधाएं होती है, उपन्यास हो गए, कहानी हो गई, निबंध, नाटक, एकांकी, रेखा चित्र, सारे जो भी है, संस्मरण, जीवनी, आत्मकथा, तो ये क्या थे, गद्य की विधाएं हैं। उनमें से एक विधा कौन सी है, निबंध। कौन सी, निबंध। तो निबंध क्या है, गद्य की कलात्मक विधा है। कौन सी, कलात्मक विधा। जैसे पद्य में गीत होते हैं, वैसे गद्य में क्या होता है, निबंध होता है। क्या होता है, निबंध होता है। लेकिन निबंध में क्या होता है कि निबंध दोनों का एक रूप कैसा होता है, छोटा होता है। यानी निबंध का रूप ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, लेकिन गद्य की विधा होने की वजह से कभी कभी थोड़ा क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। यानी कभी कभी इसका जो आकार है वो थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, लेकिन ऐसे नहीं है जैसे उपन्यास की तरह ये ज़्यादा बड़ा, उपन्यास और नाटकों की तरह इतना बड़ा नहीं होता है। यह चीज़ का कोई ना कोई, इसका ना ही तो कोई खतरनाक होता है, यानी ऐसी कोई नहीं कोई कथा चलेगी, ऐसा निबंधों में नहीं होता। यानी निबंध क्या है, एक कलात्मक विधा है, एक कला है, जिसके माध्यम से किसी घटना का या कि जो भी तथ्य हो या घटना हो या कोई मुद्दा हो, उसका विवेचनात्मक वर्णन किया जाता है। क्या किया जाता है, विवेचनात्मक वर्णन किया जाता है। यानी उसमें कल्पना और तर्क का सहारा लिया जाता है। तो निबंध क्या हो गया, एक कलात्मक विधा हो गई। कौन सी, कलात्मक विधा है। कौन सी विधा है, कलात्मक। और इसमें क्या होता है, विवेचनात्मक शैली का प्रयोग किया जाता है। विवेचनात्मक शैली का प्रयोग, यानी कौन सी शैली का प्रयोग किया जाता है, विवेचनात्मक शैली का प्रयोग किया जाता है। किसमें, निबंधों में। और ये किसकी विधा है, गद्य की विधा है। गद्य की विधा है। और कैसा होता है, कलात्मक होते हैं, गद्य की विधा है। और निबंधों में क्या होता है, एक कल्पना व तर्क, कल्पना व तर्क का, कल्पना व तर्क का प्रयोग। क्या होता है, कल्पना व तर्क का भी प्रयोग किया जाता है। यानी कल्पनाओं की कल्पना की जाती है निबंधों में, किसका, कल्पना और तर्क का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। यानी कोई विवेचनात्मक शैली में आप कोई लिखोगे, विवेचना करोगे किसी समस्या की या किसी जो भी घटना है उसको लेकर के, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, कल्पनाओं का सहारा लेना पड़ेगा। अगर आप कल्पना कर रहे हो तो तर्क प्रदान होनी चाहिए। कैसी, तर्क प्रदान। यानी आप जो भी कुछ घटना के बारे में बताओगे तो उसका क्या दोगे, तर्क भी देना जरूरी है। तर्क दोगे तभी क्या होगा, वो प्रभावी होगा। यानी अगर आप तर्क दोगे जब भी तो क्या हो जाएगा, ये प्रभावी होगा निबंध, नहीं तो क्या हो जाएगा, अप्रभावी।
इसलिए कल्पना भी करोगे आप। मान लो जैसे कोई भी रचना, जैसे कविताएं लिखता है तो उसमें कल्पना का पुट होता है, नहीं कल्पना का सहारा लेता है वो। अब कल्पना का सहारा लेके आपने कल्पनाओं के माध्यम से कविता तो लिख दी, लेकिन उसमें थोड़ा तर्क का भी ध्यान रखोगे ना आप, यानी आपकी तर्क शक्ति के हिसाब से उस कल्पना का सहारा लोगे जिससे कि वो प्रभाव में बन सके। अगर उसमें तर्क नहीं होगी, यानी आप तर्क नहीं दे सकते या तर्क का इस्तेमाल नहीं करोगे बुद्धि का, तो फिर वो प्रभावशाली नहीं होगी और वो क्या हो जाएगी, अप्रभावी हो जाएगी। और वो क्या हो जाएगा, आपके भी पूरा निबंध ही आपके लिए क्या है, चौपट है। यानी आप उसमें इतना प्रसिद्धि नहीं प्राप्त कर सकते, यानी वो आपका निबंध प्रसिद्ध नहीं होगा। यानी उसका किसके ऊपर, समाज के ऊपर, जैसे मान लो कोई सामाजिक मुद्दे को लेकर के आप निबंध लिखते हो तो उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी जिस उद्देश्य से आप उस रचना का निर्माण कर रहे हो, यानी जो उद्देश्य आपने लेकर के वो लिखी थी रचना, तो उस उद्देश्य में क्या होगे, आप सफल नहीं होगे। और जब आपका उद्देश्य ही सफल नहीं है तो फिर वो रचना काम की है क्या, वो रचना फिर जीरो है, यानी कुछ भी काम की नहीं है। तो निबंध क्या होता है, कला, गद्य की कलात्मक विधा है और विवेचनात्मक शैली का क्या किया जाता है, इसमें प्रयोग किया जाता है। और गद्य की ये किसकी विधा है, एक गद्य की विधा है, कलात्मक विधा है। विवेचनात्मक शैली का, इसमें विवेचनात्मक शैली का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। और कल्पना व तर्क का भी इसमें भरपूर प्रयोग किया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि निबंध में क्या होता है कि क्या एक स्टोरी चलती है ना अपने कहानियों की तरह, उस प्रकार एक कथानक यानी एक जुड़ी हुई स्टोरी क्या नहीं होती है, नहीं चलती है। यानी इसमें कल्पनाओं के माध्यम से क्या किया जाता है, कल्पनाओं के माध्यम से घटनाओं घटित होते दिखाया जाता है। यानी विवेचना की जाती है कि हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। विवेचनात्मक शैली में कल्पना और तर्क का सहारा लेते हुए निबंध का निर्माण किया जाता है। तो निबंध का जो सामान्य बात थी वो ये थी निबंध के बारे में। अब निबंध के बारे में सामान्य बात तो ये हो गई। अब आगे निबंध के बारे में आगे चर्चा करते हैं नेक्स्ट। तो निबंध का विकास कैसे हुआ, कहाँ से निबंध होकर के गुजरता है, निबंध का विकास धीरे धीरे कैसे बढ़ता गया, कौन से मुद्दों को लेकर के या कौन सी समस्याओं या कौन सी घटनाओं को या कौन से तथ्यों को लेकर के निबंध रचा गए या कौन से निबंध प्रसिद्ध हुए, उनके बारे में अब आगे चर्चा करते हैं। तो जो निबंधों के बारे में जो सामान्य बात है, यानी परिभाषा के अकॉर्डिंग ले लो आप, या तो वो क्या है ये बता दी मैंने आप। यानी जो निबंध है वो क्या है, कलात्मक विधा है और गद्य की विधा है। विवेचनात्मक शैली का इसमें प्रयोग किया जाता है। किसका, विवेचनात्मक शैली का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं आगे निबंध की, किसकी, विकास की, किसकी, निबंध के विकास की। तो बात करें निबंध में इसका विकास, तो विकास की बात करें तो एक नंबर पे आएगा आपका भारतेंदु युग। कौन सा आएगा, भारतेंदु युग। अब भारतेंदु युग की बात करें हमें, तो निबंध का जो अस्तित्व हमें कहाँ से देखने को मिलता है, भारतेंदु युग से। तो भारतेंदु युग में जो निबंध लिखे जा रहे थे तो किसको लेकर के लिखे जा रहे थे, राष्ट्रीय भावना। किसको, राष्ट्रीय भावना, यानी राष्ट्रीय भावना से संबंधित निबंध ज़्यादा लिखे गए। और एक सामाजिक जागृति, सामाजिक जागृति, तो इन दो बिंदुओं को लेकर के क्या हो रहे थे, निबंध लिखे जा रहे थे। कौन से युग में, भारतेंदु युग में। यानी भारतेंदु युग में राष्ट्रीयता की भावना क्या थी, भरपूर थी। भारतेंदु युग में राष्ट्रीयता की भावना भरपूर थी और इसमें राष्ट्रीयता की भावना से संबंधित रचनाओं का या उससे संबंधित साहित्य का क्या हो रहा था, निर्माण हो रहा था। यानी जो भारतेंदु युग था 1850 से 1900, कब तक है, 1850 से 1900 तक जो भारतेंदु युग चल रहा था, तो उस युग में जो राष्ट्रीय भावनाएं थी वो प्रबल थी। क्या थी, प्रबल थी, यानी प्रबल रूप से विद्यमान थी राष्ट्रीय भावना। और लोगों में राष्ट्रीय भावना बनने के लिए उस समय राष्ट्रीय हित या राष्ट्र के विकास के लिए अनेक सारे साहित्य रचा गया। और सारा जो भी साहित्य इस युग में रचा गया वो किसको लेकर के रचा गया, राष्ट्रीय भावनाओं को लेकर के। यानी लोगों में अपने राष्ट्र के प्रति, क्योंकि उस समय क्या था, अपना देश गुलाम था। यानी देश कब आज़ाद हुआ था, 1947 में। उससे पहले हमारा देश क्या था, अंग्रेजों का गुलाम था। तो लोगों में राष्ट्रीयता की भावना बढ़ने के लिए
लोगों में अपने राष्ट्र के प्रति जागृति उत्पन्न करने के लिए हमारे लेखकों ने या कवियों ने क्या किया, राष्ट्रीयता की भावना से उत्प्रेरित रचनाओं की या उससे निर्मित साहित्य का क्या किया, निर्माण किया। यानी जितना भी साहित्य लिखा गया इस युग में वो किसको बिंदु को मध्य रख के लिखा गया, राष्ट्रीय भावना, यानी राष्ट्रीय भावना को इस बिंदु को लेकर के सारा साहित्य यानी सारे साहित्य का निर्माण किया गया। चाहे उसमें निबंध देख लो आप, या उपन्यास ले लो, या और कोई गद्य की विधा ले लो, सभी कौन सी भावों से उत्प्रेरित रचनाएं राष्ट्रीय भावनाओं से संबंधित है। और एक बात होती है सामाजिक जागृति की, तो सामाजिक जागृति से संबंधित भी रचनाएं भारतेंदु युग में देखने को मिलती है। किसमें, भारतेंदु युग में। तो भारतेंदु युग में सामाजिकता की भावना को यानी सामाजिक जनजीवन को लेकर भी रचनाएं लिखी गई। यानी सामाजिक जागृति यानी समाज में जो जनजीवन है, जो सामाजिक लोग हैं, जो समाज में रह रहे हैं, तो उनमें भी क्या होनी चाहिए, जागृति होनी चाहिए। यानी उनको जागरूक करने के लिए कि उनमें कौन से दोष है, उनमें कौन सी विडंबनाएं विद्यमान है समाज में, इन विडंबनाओं से ऊपर उठ करके और राष्ट्रहित में सोचने का या राष्ट्रहित में सोचने की जो बात है वो इन रचनाओं में कही गई। यानी समाज में जितनी भी विडंबनाएं हैं जिनकी वजह से समाज क्या हो रहे, पिछड़ रहे हैं, जातिवाद फैल रहा है, छुआछूत की समस्या विद्यमान है, तो इन सबको क्या किया जाए, दूर किया जाए और सबको राष्ट्रीयता की भावना यानी राष्ट्रीय भावना क्या होनी चाहिए, सब में पनपनी चाहिए। यानी राष्ट्रीयता की भावना का सभी में क्या होना चाहिए, विकास होना चाहिए। इन मुद्दों को लेकर के या इस बिंदुओं को लेकर के निबंधों की रचनाएं की गई। और उस समय के जो निबंधकार थे उन्होंने सबने क्या किया, राष्ट्रीय भावना और सामाजिक जागृति दोनों बिंदुओं को अपनी रचनाओं में, अपने साहित्य में स्थान दिया। अब भारतेंदु जो थे कौन है, भारतेंदु, यानी जो इस युग के जो लेखक है कौन है, इंपॉर्टेंट लेखक कौन हो गए, जो भारतेंदु युग था इसमें जो भारतेंदु थे उन्होंने भी अनेक निबंधों का और अनेक रचनाओं का क्या किया, निर्माण किया। तो जो भी इन्होंने निबंध लिखे उनमें के जो भी कितने लिखे थे, नाटक लिखे, तो वो भी कौन सी भावना से संबंधित थे, राष्ट्रीय भावनाओं से संबंधित है। अब बात करते हैं इसके जो भी निबंधकार हुए यानी भारतेंदु युग के जितने भी लेखक हुए उनके बारे में। हाँ, तो आज क्या करना, आपको नोट करते हुए भी चलना है। तो एक तो था इनके बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट, और एक हो जाएगा आपके कौन, यही भारतेंदु, एक हो जाएगा भारतेंदु प्रताप नारायण मिश्र। तो आदि क्या थे, इस युग के क्या थे, निबंधकार थे। किस युग के, भारतेंदु युग के। यानी भारतेंदु युग में किन्होंने, बालकृष्ण भट्ट ने, प्रताप नारायण मिश्र हो गया, और आपके बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन हो गया। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, इन्होंने क्या किया, राष्ट्रीय और सामाजिक जागृति से संबंधित सभी ने क्या किए, निबंध लिखे। आपने निबंधों जो अब क्या अपने बाप के बात की कौन सी चल रही है, निबंधों की। अब इसमें पर्टिकुलर हम किसकी बात करेंगे, निबंधों की करेंगे, क्योंकि अपने निबंध के विकास के बारे में बात चल रही है। किसकी, निबंध के विकास के बारे में। लेकिन इसमें जो और साहित्य भी लिखा गया ना इन युगों में, भारतेंदु युग में, जैसे बालकृष्ण भट्ट हो गए, भारतेंदु हो गए, कौन हो गए, भारतेंदु हो गए, प्रताप नारायण मिश्र हो गए, और बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन हो गए। तो कोई जरूरी थोड़ी इन्होंने निबंध लिखे या और साहित्य नहीं लिखा। यानी जो भी साहित्य लिखा गया उसमें किन बिंदुओं को मुख्य माना गया, राष्ट्रीय भावना या राष्ट्रीय हित या सामाजिक जागृति। तो इन बिंदुओं को लेकर के इन्होंने अपने साहित्य का निर्माण किया। लेकिन अपने को किस हिसाब से पढ़ना है, निबंध के हिसाब से, क्योंकि आपके निबंधों की चर्चा चल रही है। तो ये प्रमुख निबंधकार थे कौन से, भारतेंदु युग के। इन्होंने अपने निबंधों के माध्यम से क्या किया, जनता में राष्ट्रीय भावना पैदा करने की कोशिश की। राष्ट्रीय भावना, जनता में राष्ट्रीय भावना या राष्ट्रहित का क्या किया, संचार किया, जिसे वो अपने राष्ट्र के प्रति सोचे और राष्ट्रहित में सोचे। उनमें सामाजिक रूप से जागृति उत्पन्न होनी चाहिए। यानी वो एक समाज, एक जातिवाद के से ऊपर उठ करके अपने राष्ट्र के बारे में क्या करे, सोचे।
तो ये बात किसमें कही गई है? भारतेंदु युग में। तो हिंदी निबंध का जो भारतेंदु युग का जो भी क्या था, विशेषता थी, वो यही थी कि भारतेंदु युग में जो निबंध लिखे गए, बालकृष्ण भट्ट हो गए, भारतेंदु हो गए, प्रताप नारायण मिश्र हो गए और बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमगन हो गए, आदि जो भी लेखक हुए, उन्होंने राष्ट्रीय भावना और सामाजिक जागृति को लेकर के निबंधों का निर्माण किया और निबंधों का क्या हुआ, यहाँ से शुरुआत देखने को मिलती है। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट। अब भारतेंदु युग के बाद में अपना जो नेक्स्ट आगे युग आता है वो कौन सा आएगा? द्विवेदी युग। कौन सा? द्विवेदी। कौन सा युग आएगा? द्विवेदी युग। अब 2 नंबर पे आता है आपके द्विवेदी। कौन सा युग आता है? द्विवेदी युग। कौन सा युग? द्विवेदी युग। तो जो द्विवेदी युग आता है, कौन सा? द्विवेदी। भारतेंदु युग के पास कौन सा आएगा? द्विवेदी युग। अब बात करें इस द्विवेदी युग की, तो द्विवेदी युग में भी कौन कौन सी, जो इसमें बताया था ना मैंने आपको ऊपर वाले, किसमें? भारतेंदु युग में। भारतेंदु युग में भी कौन सी भावना? द्विवेदी। और भारतेंदु युग में भी कौन सी भावना थी? राष्ट्रीय और सामाजिक। राष्ट्रीय और सामाजिक। अब ये कहाँ पे रहेगी? यहाँ पे। राष्ट्रीय और सामाजिक। तो राष्ट्रीय और सामाजिक जो भावनाएं, तो राष्ट्रीयता और सामाजिकता से संबंधित जो यहाँ पे निबंध लिखे गए, उसी प्रकार यहाँ पे भी लिखे गए, लेकिन यहाँ पे क्या किया गया? इनका प्रसार ज़्यादा हुआ। यानी ज़्यादा किसका प्रसार हुआ? वहाँ पे जो शुरुआत हुई थी और यहाँ पे ज़्यादा क्या हुआ? इनका प्रसार हुआ। यानी इन्हीं बिंदुओं को लेकर के द्विवेदी, ऐसे आएगा द्विवेदी युग। तो द्विवेदी युग में भी जो महावीर प्रसाद द्विवेदी है, या जो उन्होंने जो निबंध लिखे, वो भी किससे संबंधित लिखे? राष्ट्रीय और सामाजिक भावनाओं से संबंधित है। तो जिस प्रकार भारतेंदु युग में भी राष्ट्रीय और सामाजिक भावनाओं से संबंधित निबंध लिखे जा रहे थे, राष्ट्रीय भावना लोगों में जागृति की जा रही थी राष्ट्रीय भावना की, उसी प्रकार राष्ट्रीय भावना और जो राष्ट्रीय के प्रति जो अपना हित है, वो किसमें देखने को मिलता है? अपने द्विवेदी युग में। यानी द्विवेदी युग में भी राष्ट्रीय भावना का ज़्यादा देखने को मिलता है। और इसके साथ साथ सामाजिक, यानी जो सामाजिक बिंदु है, वो भी इसमें थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलता है। किसके बजाय? इसके बजाय। यानी इसमें सामाजिक बिंदु को लेकर भी बहुत सारे निबंध लिखे गए, क्योंकि इसमें सामाजिकता को लेकर के जो निबंध लिखे, यानी समाज को क्या किया गया है? इसमें जागृत किया गया। यानी जो समाज में कुरीतियाँ फैली हुई है, जो समाज में जो भी घटनाएं घटती है, समाज में जो भी अराजकता फैली हुई है, उसका अपने निबंधों के माध्यम से समाज को जागृत किया गया कि अब ये कुरीतियाँ समाज में फैली हुई है और इनको कैसे दूर किया जा सकता है। तो इसका जो विकास हुआ, तो यहाँ से जो विकास की शुरुआत होती है, तो यहाँ इसका जो प्रसार है वो ज़्यादा हुआ। किसका? इन दोनों का प्रसार यहाँ पे क्या होता है? ज़्यादा होता है। क्या होता है? ज़्यादा। यानी ज़्यादा प्रसार हुआ। कहाँ? किसका? राष्ट्रीय सामाजिक भावनाओं का ज़्यादा प्रसार कौन से युग में हुआ? द्विवेदी युग में। कौन से युग में? द्विवेदी युग में। यानी इसमें व्यापक समाज सुधार हुए और व्यापक इसमें क्या हुआ? प्रसार हुआ। अब इसकी बात करें किसकी? निबंधों की। तो इसमें जो महावीर द्विवेदी युग हो गए, तो इसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी है, वो क्या थे? महत्वपूर्ण निबंधकार थे। तो इसमें निबंधकारों की बात करते हैं हम आगे। किसकी? निबंधकारों की। तो इसके जो निबंधकार हुए, जिन्होंने राष्ट्रीय और सामाजिक भावनाओं को लेकर के प्रसार किया, तो एक तो इसके निबंधकार हो गए चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और एक अपने हो गए महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन कौन हो गए? चंद्रधर शर्मा गुलेरी और महावीर प्रसाद द्विवेदी।
और आगे आप इसमें गोपाल राम गहमरी और श्याम सुंदर दास को भी ले सकते हो। कौन कौन है? गोपाल राम गहमरी, गहमरी नोट करते हुए चलो इनको, श्याम सुंदर दास, कौन? श्याम सुंदर दास। एक आप इसमें माखनलाल चतुर्वेदी को भी ले सकते हैं, माखनलाल चतुर्वेदी। तो कहने का मतलब ये है, जो राष्ट्रीयता और सामाजिकता की भावना जो भारतेंदु युग में देखने को मिल रही थी, वो कौन से युग में भी देखने को मिलती है? इसमें भी, यानी इसमें भी समाज सुधार और इससे संबंधित रचनाएं निबंध ज़्यादा से ज़्यादा लिखे गए और लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार इसका किया गया। यानी यहाँ की बजाय यहाँ पे ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ, यानी सामाजिक सुधार हुए, लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा जागृति फैलाने की कोशिश की गई और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में क्या लाई गई? जागृति या सामाजिक सुधार किए गए। और वो किन और जो इसके द्विवेदी युग था, तो इसको कौन थे? द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण लेखक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। यानी इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इस युग के अंतर्गत सामाजिक और राष्ट्रीय जागृति फैलाने में। तो ये इसी वजह से इस युग का नाम क्या रहा? द्विवेदी युग। जैसे भारतेंदु इस युग के इंपॉर्टेंट लेखक कौन हो जाएंगे? भारतेंदु। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी वाले युग में कौन हो जाएगा? महावीर प्रसाद द्विवेदी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। जो और इसके साथी है, चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी हो गए, गोपाल राम गहमरी हो गए, श्याम सुंदर दास हो गए, माखनलाल चतुर्वेदी हो गए, आदि ने भी क्या किया? राष्ट्रीय और सामाजिक भावनाओं को क्या किया? अपने निबंधों का विषय बनाया और ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया? उसका प्रचार प्रसार किया और निबंध विधा का क्या किया? बहुत स्फूर्ति से, यानी यहाँ के निबंध विधा क्या हो गई? उसका विकास बहुत तीव्र गति से होने लगा। यानी जो भारतेंदु युग था उसके बजाय द्विवेदी युग में जो निबंध कला थी उसका विकास क्या हुआ? धीरे धीरे बढ़ता गया। यानी उसकी गति क्या हो गई? यहाँ के तीव्र हो गई, यानी ज़्यादा बढ़ गई। यानी निबंधों का विकास क्या हो गया? धीरे धीरे बढ़ने लग गया। यानी निबंध क्या हो गए? धीरे धीरे उनका विकास क्या होने लग गया? बढ़ने लग गया। तो ये थे आपके द्विवेदी युग के निबंधकार। कौन से युग के? द्विवेदी युग के। कौन कौन से थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी थे आपके, श्याम सुंदर दास था, माखनलाल चतुर्वेदी थे, चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी। ये किसके थे? आपके द्विवेदी युग। अब द्विवेदी युग के बाद में बात करें किसकी? शुक्ल युग। कौन से युग की बात करते हैं? शुक्ल युग की। तो यहाँ से क्या है, अपने को जो निबंधों का है वो विषय वो क्या होता है? चेंज होता हुआ नजर आता है। क्या होता है? नजर आता है चेंज। यानी जिसमें शास्त्रीय और सामाजिक भावनाएं चल रही थी वो क्या हो गई? अब चेंज हो गई। और यहाँ पे इसके जो भी विचार थे वो क्या थे? हट कर के, यानी हट करके इन्होंने क्या किया? कुछ अलग तरीके से अपने निबंधों का क्या बनाया? विषय बनाया। तो यहाँ सामाजिक और राष्ट्रीयता भावना से संबंधित नहीं थे, इन्होंने कलात्मक निबंधों का क्या किया? जनक माने जाते हैं कलात्मक निबंधों के। कौन है? शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो कलात्मक निबंध लिखे। अब इसके जो चिंतामणि भाग एक, चिंतामणि है ना निबंधों का संग्रह, चिंतामणि जो निबंधों का संग्रह है फर्स्ट और सेकंड। तो इसमें इन्होंने जो निबंध लिखे क्या? शुक्ल ने चिंतामणि फर्स्ट और सेकंड के माध्यम से भी इनको निबंधों का संग्रह देखने को मिलते हैं। तो चिंतामणि फर्स्ट और सेकंड के माध्यम से भी इन्होंने बहुत सारे निबंध लिखे कलात्मक। और यानी कलात्मक निबंधों का जनक किसे माना जाता है? शुक्ल को। किसको? शुक्ल को, यानी कलात्मक निबंधों का जनक है ये। इन्होंने क्रोध निबंध लिखा और श्रद्धा और भक्ति लिखे, यानी अलग ही प्रकार का क्या निबंधों की यहाँ से क्या होती है? शुरुआत होती है। यानी जो राष्ट्रीय और सामाजिक भावनाओं को लेकर के जो निबंध चल रहे थे वो क्या होते? ये शुरुआत होती है। और यहाँ से कुछ अलग हट के निबंधों के क्या हुआ? रचनाएं। जो ध्वन्यात्मकता हमें संस्कृत काव्य में देखने को मिलती थी, जो साधारणीकरण, क्या? जो साधारणीकरण की भावना है, साधारणीकरण,
जो साधारणीकरण है वो किस में देखने को मिलता था पहले? संस्कृत साहित्य में देखने को मिलता था पहले, बहुत सारे सालों पहले। तो उस साधारणीकरण की भूमिका को इन्होंने अपने निबंधों में अपनाया। यानी अब किसके निबंधों में देखने को मिलता है? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों में। यानी इस युग में साधारणीकरण की भावना भी देखने को मिलती है, जो पहले किस में चलती थी? संस्कृत साहित्य में चलती थी। यानी जो पहले संस्कृत साहित्य में चलती थी वो आज क्या हो रही है? तो उन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसको किस में मिला दिया? शुक्ल ने इसको साधारणीकरण को गद्य में अपने निबंधों में भी क्या किया? अपनाया। यानी साधारणीकरण की भावना जो किस में चलती थी? संस्कृत साहित्य में चलती थी, उसको इसने अपने निबंधों में अपनाया। यानी साधारणीकरण की जो विशेषता है वो किन के निबंधों में देखने को मिलती है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों में देखने को मिलती है। तो एक बात और थी इसकी, क्या? एक बात और इम्पोर्टेंट है किसकी? शुक्ल युग की। भाई जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे इस युग के इम्पोर्टेंट लेखक है, तो वो क्या करते हैं कि मालूम कि जो भी विचार है तर्क है, यानी कोई से भी विचार हो, कोई से भी तर्क हो, उनको भले ही जनता या लोग और कोई माने या न माने, लेकिन जो मूल चेतना है, क्या? जो मूल चेतना है उसको क्या करना पड़ता था? उनको मानना ही पड़ता था। यानी मौलिकता, मूल चेतना कह दो या आप क्या कह दो? मौलिकता भी कह सकते हो। क्या? मौलिकता। यानी जो उनको निबंधों की जो मौलिकता है, जो मौलिक निबंध इन्होंने लिखे, तो उसको कोई नहीं इनकार कर सकता, यानी उसको कोई नहीं ठुकरा सकता है। यानी मौलिकता को तो आपको मानना ही पड़ेगा। यानी मौलिकता को तो, मौलिकता का जो था इनके निबंधों में, उसको तो सबने क्या किया? अपनाया ही अपनाया। भले ही और उसके विचार और तर्कों से क्या नहीं हुए? लोग सहमत नहीं हुए हो। किनके? शुक्ल के। यानी भले ही शुक्ल के विचार और तर्कों से लोग बाग सहमत नहीं हुए हो, लेकिन उनकी मौलिकता से सब लोग क्या हुए? सहमत हुए। यानी उनके निबंधों में ये मौलिकता, यानी जो ये बिंदु है वो क्या होता है? अच्छे से देखने को मिलता है। यानी इसको तो सबको क्या करना पड़ेगा? स्वीकार करना ही पड़ेगा। किनको? जो भी कोई भी हो, सबको क्या किया? सबने क्या किया? उनकी मौलिकता को स्वीकार किया। किनकी? शुक्ल की। चाहे उनके विचारों और चिंतन से वो प्रभावित नहीं हुए हो, लेकिन उन्होंने इनकी मौलिकता को क्या किया? स्वीकार किया। अब इनके लेखकों की बात करें, किसकी? आज जो शुक्ल युग था उसमें कौन कौन से निबंधकार हुए थे? तो इसमें निबंधकार हुए थे आपके बाबू गुलाब राय और वियोगी हरि। यानी एक तो हो जाएगा आपके बाबू गुलाब राय, वियोगी हरि, और एक हो जाएगा आपके शुक्ल रामचंद्र शुक्ल। आदि क्या थे इसके? एक माखनलाल चतुर्वेदी भी ले सकते हो इसमें आप। तो ये शुक्ल युग के क्या थे? निबंधकार थे बाबू गुलाब राय, वियोगी हरि, रामचंद्र शुक्ल, और जो आपके माखनलाल चतुर्वेदी क्या थे? इस युग के क्या थे? निबंधकार थे। तो ये क्या था? शुक्ल युग था। इसमें साधारणीकरण की भावना और मौलिकता को विशेष जोर दिया गया। यानी कलात्मक निबंधों का प्रयोग यहाँ से स्टार्ट होता है, और जो विकास यात्रा है निबंध की वो क्या होती है? यहाँ पे आके अपनी और भी तीव्रता में क्या होता है? निबंध का विकास होता है। यानी जो शुक्ल युग है कौन सा? तीसरे नंबर का, उसमें आकर के किसमें? शुक्ल युग। तो इस युग तक आते आते निबंध का विकास क्या हो जाता है? बहुत ही तीव्र गति से होने लग जाता है। अब जो आगे नेक्स्ट इसका जो आगे आएगा बिंदु, उसके बारे में कल हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। अब जो आगे इसका जो विकास क्रम चल रहा है किसका? निबंधों का। इसमें जो भी आगे एक या दो बिंदु आपके बचे हैं उनकी हम आगे नेक्स्ट क्लासों में क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में आपके जो भी पढ़ा है उसको यहीं पे विराम देते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।